नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। बुल्डाना जिले के जामोद में फिरका वाराना फसाद के बाद इलाके में कर्फ्यू नाफिज, हालात कशीदा मगर काबू में। मराठवाड़ा में पानी की किल्लत के सबब शराब के कारखानों को बंद करने का मुतालबा। पंकजा मुंडे ने कहा, शराब के कारखाने नहीं हो सकते बंद। विदर्भ समेत दिगर शहरों के दर्जे हरारत में हुआ इजाफा। शदीद गर्मी से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। बुल्डाना जिले के जामोद में मामूली सी बात को लेकर फिरका वाराना फसाद फूट पड़ा। पुलिस के मुताबिक कल रात पेश आए इस फसाद के दौरान दो फिरकों के लोगों ने एक दूसरे के इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया। बढ़ते तशद्दुद पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवा में फायरिंग भी की। बाद में यहां कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया। वहीं पुलिस ने अब तक दोनों फिरकों के 87 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हालात साजगार बने रहें तो कल सुबह 8 बजे के बाद कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। बुल्डाना जिले कलेक्टर ने दोनों फिरकों के लोगों से अमन बनाए रखने की अपील भी की है। उधर महाराष्ट्र में सूखे का असर इंसानी जिंदगी के साथ साथ जानवरों पर भी दिखाई दे रहा है। अकोला जिले के शिवापुरा इलाके में 5 हिरन मुर्दा पाए गए हैं, जबकि एक हिरन की हालत नाजुक बताई जा रही है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कई दिनों तक प्यासा रहने के बाद अचानक पानी पीने से इनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। विहिरीमध्ये 6 रोई पडलेले आहेत अशी माहिती मिळून तात्काळ आम्ही आमची रेस्क्यू टीम घेऊन सदर जागी आलो होतो। आपल्या जंगलाला लागून कंपार्टमेंट नंबर C87 मोजा सोहापूरला लागून शेतामध्ये प्रदीप गुरुकुर्ते शेतामध्ये एका विहिरीमध्ये 6 रोई पडलेले मिळाले। त्यापैकी एक जिवंत काढण्यात आले व 5 मृत्युमुखी पडले। तो उधर मराठवाड़ा, प्रभनी और बीड़ और लातूर में इन दिनों पानी की किल्लत का मसला संगीन बना हुआ है। बीड़ की परली में पीने के पानी के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। पानी के जखायर में आ रही कमी से पानी सप्लाई का निजाम भी मुतासिर हो चुका है और सारा दारोमदार टैंकरों पर आकर टिक गया है। ये बेड़ की परली शहर का नजारा है। यहाँ पानी हासिल करने के लिए लोगों को दौड़ धूप करनी पड़ रही है। नलों के जरिए होने वाली आबी सरबराही महीना में 3 से 4 मरतबा ही होती है। बकिया दिनों में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। शहर में नगर परिषद की जानिब से खोदे गए बोरवेल भी सूखे पड़े हैं, जिसकी वजह से आवाम पानी के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर है। परळी शहरामध्ये गेली 2-2.5 महिने झालं पाण्याची अतिशय टंचाई आहे। बऱ्याच ठिकाणी बोरला सुद्धा पाणी नाहीये, हापशाला पाणी नाहीये। म्हणजे लेकरांना शाळेत जाण्याची सुद्धा अडचण झाली आहे, कारण आंघोळीलाच पाणी नसल्यामुळे कामाला जाणाऱ्या लोकांना कामाला जावं की पाणी भरण्यासाठी इथं घरी थांबावं। हे टँकर आल्यानंतर अक्षरशः महिलांची एवढी हाणामारी त्या पाण्यासाठी होत चाललेली आहे। म्हणजे आपण इकडे बघतो जशी काही भांडणं वगैरे लागतात, अतिशय बायांचे म्हणजे भांडणांची परिस्थिती आहे। यही सूरत हाल परभनी और उसके अतराफ के इलाकों का है। परभनी के गंगाखेड़ गांव में टैंकरों से पानी हासिल करने के लिए लोगों को इस तरह से लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ता है। लोगों की शिकायत है कि उन्हें टैंकरों की मदद से पीने के लिए जो पानी दिया जा रहा है वो निहायत आलूदा है, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये पानी पीना पड़ रहा है। पाणी भेटणं झाले, पाण्याचा त्रास व्हायला, नालीच्या पाण्याने बेमार पडायलो। 10-10, 15-15 रोजाला पाणी भेटायले। लय त्रास चालायला पाण्याचा। दुष्काळ असल्यामुळे या इथं पाण्याचा खूप प्रॉब्लेम होत आहे। या भगवती नगरमध्ये पाणी हे लांबून आणावं लागते, पुन्हा टँकरचं येते, पण हे असं दूषित पाणी आहे की एवढं घाण पाणी आम्हाला ते प्यावं बी लागते। ह्या पाण्यापासून अनेक बिमाऱ्या पण उत्पन्न होऊ शकतात। परली शहर 1 से 1.5 लाख आबादी वाला शहर है। यहाँ थर्मल पावर प्लांट है जिसमें बिजली तैयार होती है,
लेकिन अभी किल्लत के सबब थर्मल पावर प्लांट भी बंद कर दिए गए हैं। परली और परभनी जैसे तकरीबन तमाम शहरों में पानी हासिल करने की दौड़ धूप में रोजगार भी मुतासिर हो रहा है। बच्चों की तालीम पर भी उसके मनफी असरात पड़ रहे हैं। अवाम मुतालबा कर रही है कि लातूर की तरह यहाँ भी रेलवे से पानी मुहैया कराने का इंतजाम किया जाए। ETV न्यूज मराठवाड़ा। तो उधर महाराष्ट्र में पानी की किल्लत को देखते हुए शराब के कारखानों को बंद करने का मुतालबा किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन ने हुकूमत से शराब कारखानों को कुछ वक्त के लिए बंद करने की अपील की थी, लेकिन रियासती वजीर पंकजा मुंडे ने इस मुतालबे को गलत करार दिया। उनके मुताबिक शराब के कारखानों को जो पानी दिया जाता है वो पहले से ही रिजर्व होता है, जबकि पीने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी शराब के कारखानों को नहीं दिया जाता है। पाणी बंद करून ते कुठं गेलं पाहिजे हा अभ्यास पाहिजे। आपण कुठल्याही इंडस्ट्रीला बंद करायला त्या इंडस्ट्रीला जे राखीव साठा असतं त्यातलंच पाणी देत असतो। पिण्याच्या पाण्याचं आणि शेतीचं पाणी कधीही इंडस्ट्रीला दिलं जात नाही। जे आरक्षित पाणी आहे त्याच्यातच ती इंडस्ट्री चालत असते। ती इंडस्ट्री चालत असते त्याच्यातनं शासनाला काही मिळत असतं, त्याच्यातनं लोकांना रोजगार मिळत असतो आणि त्याच्यामुळे अनेक लोकांचे पोटं पाणी असतात। केवळ इंडस्ट्री बंद झाली तर इंडस्ट्रियलिस्टचं काहीच नुकसान होत नाही, त्याच्यावर चालणाऱ्या पोटांचं नुकसान होतं। त्याच्यामुळे तिथे जर पाणी आरक्षणातलंच वापरत असतील तर ती चालू राहिली पाहिजे, कशाची असो, दारूची असो नाही तर दवाची असो। अगरचे सूखे की वजह से महाराष्ट्र में IPL मुकाबलों को मंसूख कर दिया गया है, लेकिन हाल ही में बारामती में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के हाथों इफ्तिताह हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टेडियम में पानी का इस्तेमाल जारी है। इस स्टेडियम में हर रोज 3 लाख लीटर पानी बहाया जा रहा है, जबकि तकरीबन 22 देहात इस इलाके में पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। उधर पूरे महाराष्ट्र में शदीद गर्मी से आवाम परेशान है। दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से रोजमर्रा के कामकाज भी मुतासिर हो रहे हैं। खुसूसन विदर्भ में सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। यहाँ नागपुर और वर्धा में दर्जे हरारत काफी ऊपर चला गया है। नागपुर में शदीद गर्मी की वजह से एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 दिनों तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। 45 डिग्री जो अभी चल रहा है उसकी वजह से हमारे पूरे अभी मतलब जो ड्राई हो रही पूरी मतलब बॉडी, और हमारा स्किन भी यहाँ पे मतलब चेंज हो रहा है। तो हमको यहाँ पे हेलमेट भी यूज़ करना पड़ रहा है। यहाँ पानी पीने की आवश्यकता पड़ रही है। हम बाहर जाके जूस पीते हैं और जहाँ कंपलसरी एक्चुअली निकलने का वो तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो मतलब ये नहीं। आगे बढ़ेंगे। मालेगांव जिला कलेक्टर की कुर्सी जब्त करके कार को सील करने का जिला अदालत ने हुक्म दिया था। कलेक्टर पर इल्जाम था कि उन्होंने काश्तकारों को मुआवजा वक्त पर नहीं अदा किया। वाज़ेह है कि कलेक्टर का दफ्तर नासिक में वाक़ है। अदालत ने कलेक्टर की कुर्सी जब्त करके उसे मालेगांव शहर लाने का हुक्म दिया था। अदालत में समाअत के दौरान सरकारी वकील ने यकीन दिलाया है कि 15 जुलाई तक मुआवजे की 10 करोड़ रुपए की रकम तमाम काश्तकारों को अदा कर दी जाएगी, जिसके बाद कलेक्टर की कार को छोड़ा जाएगा। जो क्लाइंट थे उनके जो खेती है वो पाजर तालाब के लिए एक्वायर की थी उन्होंने, उसका कंपनसेशन दिया नहीं, इसलिए कलेक्टर साहब की गाड़ी और चेयर जमा की थी हमने। आज कोर्ट में इस बारे में बात हो गई। उन्होंने अंडरटेकिंग दिया है कि मैं 15 जुलाई तक हम पेमेंट अदा करेंगे। इस शर्त के ऊपर उन्होंने आज गाड़ी रिलीज़ की हमकी। खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से नांदेड़ में हज तरबियती कैंप का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला हज कैंप हैदर फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ। कैंप के दौरान आज़मीन को सफ़र हज की तैयारियों से मुतालिक बुनियादी बातों की रहनुमाई की गई। साथ ही पिछले साल के मुकाबले इस साल मरकजी हज कमेटी की जानिब से इंतज़ामी उमूर में की गई तब्दीलियों के बारे में भी मालूमात दी गई। इस मरतबा जो हज कमेटी की तरफ से 2 तब्दीलियाँ की गई हैं, वो ये कि गुज़िश्ता साल हर हाजी को 2 सूटकेस लेना लाजमी था, जो हुकूमत उनकी हिदायत के मुताबिक हज कमेटी ने दिए थे। उसके बाद काफ़ी शिकायतें वसूल हुई थी। इस मरतबा वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है। दूसरी जो तब्दीली हुई कि गुज़िश्ता साल कुर्बानी का टोकन ख़रीदना हाजी साहिबीन के लिए लाजमी करार दिया गया था, और बाद में थोड़ी सी तब्दीली उसमें की गई थी कि उसको ऑप्शनल बना दिया गया था। अभी भी उन्होंने हाजियों से फॉर्म के अंदर ही दरियाफ़्त कर लिया है
कि कौन से हाजी साहिबीन फॉर्म ये कुर्बानी का टोकन लेना चाहते हैं, कौन नहीं लेना चाहता। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े पर बयान दिया है। स्वामी ने कहा है कि हुकूमत ने अपने मंशूर में जो दावा किया था उसके मुताबिक अयोध्या में बहुत जल्द राम मंदिर तामीर होगा। उन्होंने कहा कि मंदिर का 80% काम मुकम्मल हो चुका है, बकिया 20% अदालत के फैसले के बाद किया जाएगा। वाज़ेह है कि राम मंदिर के मौजू पर मुंबई में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जहां स्वामी ने मुसलमानों को अयोध्या में नदी के पार मस्जिद की तामीर करने की भी पेशकश की थी। वो अभी तक डिस्प्यूट कर रहे थे कि वहाँ कोई पहले मंदिर था, और आज भी कहते हैं कि वहाँ मंदिर नहीं था। ये सब क्या ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसने झूठ बोला है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है। यद्यपि ये कांग्रेस के ज़माने में ये सारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कहा था, तो वो तो मानते ही नहीं है कि वहाँ पहले कुछ था। वो कहते हैं मस्जिद ही बनी थी और कुछ नहीं बनी। तो इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आरएसएस के लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है। तंजीम पूरी तरह से मुसलमानों की तश्कील शुदा है और इसके बैनर तले काम करने वाले भी सिर्फ मुसलमान ही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये तंजीम मुल्क के मुफाद में काम करती है। साथ ही इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद दरअसल एक ही बात है, लोग बिला वजह इस पर सियासत कर रहे हैं। माता की जय ये हिंदी शब्दों का जय घोष है। इसको अगर उर्दू और फारसी में बोलना हो तो बोलेंगे मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद को अगर हिंदी में अनुवाद किया, मादरे यानी माता की, वतन यानी देश, हिंदुस्तान यानी भारत, जिंदाबाद यानी जय, वो उर्दू और फारसी में भारत माता की ही जय बोल रहे हैं। गलत फहमी में ना उनको जीना चाहिए ना बाकियों को जीना चाहिए। अकोला जिले के आगेखेड़ गांव में इन दिनों चीते ने लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। अब तक इस चीते ने गांव के 2 लोगों पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया, जिसके सबब मकामी लोगों में दहशत है। अब मकामी लोग महकमे जंगलात के एहलकारों के साथ मिलकर इस चीते को पकड़ने में जुटे हुए हैं। प्रत्युषा बनर्जी खुदकुशी मामले में प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज से 5वें दिन भी पुलिस ने 2 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल ने एक बार फिर कहा कि वो बेकसूर है, किसी को भी इस मामले में जानिबदारी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं इनोसेंट हूँ और जस्ट वेटिंग फॉर द जजमेंट टू कम। मैं खाली एक ही बात बोल रहा हूँ सबको, लोगों को बोल रहा हूँ जो आपके थ्रू ये चीज देख रहे हैं, डोंट जज द बुक बाय द प्रीफेस, रीड द एंटायर बुक एंड देन कम टू कंक्लूजन। प्रत्युषा के पेरेंट्स ने ये भी लगाया कि मारपीट भी करते थे आप उनके साथ कोर्ट में कल और सालों उनके सब बहुत आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, क्या उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो उनका काम है, उनको करने दीजिए, जुडिशरी का अपना काम है, वो करें। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कर्नाटक की रियासत। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कर्नाटक की सुर्खियों का। बेंगलुरु में महमूद अयाज मेमोरियल लेक्चर का इनेकाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाफिक इदवाइद ने दिया खुसूसी लेक्चर। टीपू सुल्तान के खिलाफ फिरका परस्ती का इल्जाम बेबुनियाद। मारूफ तारीखदान सैयद नसीर अहमद का इजहार ख्याल। सिद्धरमैया एक बार फिर तनाजे में। वजीर आला पर फैमिली मेंबर को फायदा पहुंचाने और ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम।
मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ गए ज़मानों में जैसी मशहूर गज़लों के तख्लीकार महमूद अयाज़ की याद में बेंगलुरु में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर महमूद अयाज़ की इदारत में 1964 में शाया जदीद नज़्म नंबर की दोबारा रस्म इजरा अमल में आई। बेंगलुरु के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में महमूद अयाज़ मेमोरियल लेक्चर का इनेकाद अमल में आया। महमूद अयाज़ मेमोरियल ट्रस्ट और कर्नाटक उर्दू एकेडमी के इश्तराक से ये खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाफिक क़िदवई ने महमूद अयाज़ और सौगात के मौजू पर यादगार लेक्चर पेश किया। शाफिक क़िदवई ने कहा कि महमूद अयाज़ का रिसाला सौगात न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे बर्रे सग़ीर में कदर की निगाह से देखा गया। उर्दू अदब में महमूद अयाज़ ने जिन अक़दार की तरबीज की, आज मुल्क को उन अक़दार की अशद ज़रूरत है। ऐसा रिसाला जनूबी हिंद से निकला जिसकी पजीराई न सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में, बल्कि जगह जगह जहाँ जहाँ भी उर्दू बोली जाती है वो महमूद अयाज़ के रिसाले सौगात से वाकिफ़ है। महमूद अयाज़ ने जिन अक़दार की तरवीज की, यानी वो अक़दार एक प्लूरल सोसाइटी क्या होती है, उसमें लिबरलिज़म क्या होता है, तकसीरी माशरा क्या होता है, वहदत में कसरत के क्या माने हैं, ये वो अक़दार हैं जिसकी आज हिंदुस्तान को सख्त ज़रूरत है। तो महमूद अयाज़ को याद करने का मतलब है उन अक़दार को याद करना। इस मौके पर 1964 में शायद सौगात का जदीद नज़म नंबर का रस्म इजरा भी अमल में आया। अदबी दुनिया में इस शुमारे की ज़बरदस्त मांग को देखते हुए महमूद अयाज़ मेमोरियल ट्रस्ट ने इसे दोबारा शाये किया है। 64 में तो उसके बाद इसकी इतनी मांग रही हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, आज भी उसका हवाला दिया जाता है, लोग पढ़ते हैं उसको, मतलब हवालों के ज़रिए। हम चाहते थे कि जो उर्दू के तलबी हैं या उर्दू के लिखने वाले हैं उन तक उसका दोबारा पहुँचे और आज के लोग ये जाने कि उस ज़माने में क्या चीज़ कही गई, आज भी रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में छप गया तो पुरानी हो गई चीज़। तकरीब में साज पर मोहम्मद अयाज़ की मुंतखब गज़लों को भी पेश किया गया। वादरे के प्रोफेसर शाफिक क़िदवई से कबल मारूफ सहाफ़ी कुलदीप नैयर और मारूफ नक़ाद शम्सुर रहमान फारूकी ने भी महमूद अयाज़ पर मेमोरियल लेक्चर पेश किए। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। मुजाहिदे आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान ने अपने मजहब पर कायम रहते हुए सभी मज़ाहिब का एहतराम किया है। टीपू सुल्तान के खिलाफ फ़िरक़ा परस्ती का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बेंगलुरु के दौरे पर आए आंध्र प्रदेश के मारूफ तारीख़दार सैयद नसीर अहमद ने ये बात कही। कर्नाटक उर्दू रिपोर्टर्स फोरम के तहत मुनक़्क़दा एक मुलाकात प्रोग्राम में सैयद नसीर अहमद ने तारीख़ी मौज़ूआत पर शाया अपनी तसानीफ़ का जायज़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि वो मुल्क की तारीख़ में मुस्लिम हुक्मरानों के कारनामों और जंग आज़ादी में मुस्लिम मुजाहिदीन के रोल पर गुज़िश्ता 10 सालों से तहक़ीक़ कर रहे हैं। सैयद नसीर अहमद ने कहा कि मौजूदा तमाम हुक्मरानों के लिए टीपू सुल्तान एक रोल मॉडल कहे जा सकते हैं। उनके बाप से वो सेक्युलर थे, सही। 155 फरमानास वो पास किए थे इन फेवर ऑफ द टेम्पल्स एंड मठ्स ऑफ द कर्नाटका। अगरचे वो कम्युनल होंगे तो कैसे देंगे? मराठा वाला आके ये शारदा आलम पे ये राइट करके वो पूरा वो शारदा माता के इसका स्टैचू को निकल के बाहर फेंक दिए तो टीपू सुल्तान ने पैसा दिए थे उसे पुनरुद्धरण करने के लिए। अगर जो कम्युनल होते क्यों करते? उनका साथ था पूर्णैया, उनका सैनिक अधिकारी था कृष्णा राव। अगर जब वो कम्युनल होते कैसा रह सकते? वो कम्युनल बोलने की बात झूठ है, लेकिन एक बात है वो अपने मजहब के को इज्जत देते थे। आपको तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। वज़ीर आला सिद्धरमैया ने लोक आयुक्त कानून में तरमीम के खदशात को यकसर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को मुतारिफ कराने के पीछे कोई भी सियासत नहीं है। वज़ीर आला का कहना है कि मुल्क की दिगर कई रियासतों में भी एंटी करप्शन ब्यूरो और लोक आयुक्त दोनों इदारे कायम हैं, दोनों खुद मुख्तार इदारे हैं। वज़ीर आला का कहना है कि गैर ज़रूरी तौर पर ACB के ताल्लुक से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ACBನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರನೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ನಾಟಿವನ್ನೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟ್. उधर वजीर आला सिद्धरमैया का मजीद कहना है कि उनके बेटे डॉक्टर यतेंद्र की क़यादत वाली कंपनी को दिए गए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। वजीर आला का कहना है कि गैर ज़रूरी इस मामले पर सियासत की जा रही है। दूसरी जानिब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी भी इस नए तनाज़े से खामोश है। तो आप देखें ये रिपोर्ट और मुझे दें इजाज़त। आदाब। सिद्धरमैया का वक्त शायद अच्छा नहीं चल रहा है। अभी कीमती घड़ी का तनाजा खत्म हुआ था कि दूसरे बेटे डॉक्टर यतेंद्र की क़यादत वाली कंपनी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने का मामला मंजरे आम पर आया है। अपोजिशन जमातें वजीर आला को जमकर निशाना बना रही हैं। वजीर आला पर अपने फैमिली मेंबर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर रही हैं। तनाज़े की सूरत-ए-हाल को देखते हुए सिद्धरमैया वजाहती मौक़िफ़ में नजर आ रहे हैं। ಮೇಜರ್ ಅವನು, ಮೈನರ್ ಅಲ್ಲ. ಮೈನರ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಈಸ್ ಎನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೀ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೀ, ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಸಚ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಕೇಸ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. बताया जाता है कि कांग्रेस हाईकमान ने भी मामले का सख्त नोट लिया है। इस तरह की खबरें हैं कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने सिद्धरमैया को मामले की वजाहत और जल्द से जल्द रफा दफा करने की हिदायत दी है। गुज़िश्ता जुमे को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जी परमेश्वर ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। समझा जा रहा है कि इस मुलाकात में परमेश्वर और सोनिया गांधी के दरमियान सिद्धरमैया के बेटे की कंपनी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट पर भी बातचीत हुई है। अनकरीब वजीर आला सिद्धरमैया भी दिल्ली का दौरा करने वाले हैं और काबीना में रद्दोबदल और तौसी के मामले पर हाई कमान से मुशावरत करने वाले हैं। समझा जा रहा है कि सिद्धरमैया के दौरे दिल्ली के दौरान भी हाई कमान उनसे बेटे के तनाजे पर जवाब तलब कर सकता है। ऐसे में वजीर आला का कहना है कि गैर जरूरी तौर पर मामले पर सियासत की जा रही है, जबकि उनके इस बेटे का सियासत से कोई नाता नहीं है। ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಎರಡನೇವನು ಇದಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇವನೇನೋ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ, ಎರಡನೇವನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಭಾಳ ದೂರ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನ, ಅವನು 36 ವರ್ಷದವನು, ಇವತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನ, ಹಿಂದೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ. हाल ही में बीजेपी की सदारत संभालने वाले येदियुरप्पा ने भी इस मामले पर सिद्धरमैया को तनकीद का निशाना बनाया है। ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗೆ ವಾಟ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್. ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದಲೇ ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ? हम आपको बता दें कि सिद्धरमैया के दूसरे फर्जंद डॉक्टर यतेंद्र की क़यादत वाली डायग्नोस्टिक्स फर्म मैट्रिक्स इमेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को रियासती हुकूमत की जानिब से 3 अजला के सरकारी अस्पतालों में लेबोरेटरीज कायम करने के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। मामले के तनाजे में बदलने के बाद डॉक्टर यतेंद्र ने फर्म के डायरेक्टर की हैसियत से इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। ETV न्यूज के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।